वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर हर्षा उपाध्याय, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एक्विटी, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं हर्षा इक्विटी रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट में। वेल रिनाउंड कंपनीज के साथ कामकाज कर चुके हैं, डीएसपी, ब्लैक रॉक, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट और अब कोटक। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट का अभी तक का सफर और कैसे डिजाइन करते हैं वो पोर्टफोलियोज फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अपने इन्वेस्टर्स के लिए, कैसे वो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, क्या टेक्निक्स अपनाते हैं, क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो डिफरेंट थीम्स फॉर देयर न्यू फंड ऑफर्स। हर्षा, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। हर्षा, पहले हम बात करते हैं इस पिछले 8 महीने की। extremely volatile markets, uncertainty, we all know the kind of factors that played out globally. बहुत दिक्कतें रही ग्लोबल मार्केट्स के लिए, हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए। आपने डील कैसे किया ऐसे बाजार के साथ? देखिए, some of this was actually expected at our end. We actually started looking at valuations which were quite high from a relative perspective as well as from a historical perspective. Sometime during the middle of 2021 itself. So we started taking a little bit of conscious decisions towards cutting risk in our portfolios sometime around that time. So by the time market peaked in October 2021, I think clearly we were a lot more cautious than where we were initially when the rally began. So to that extent, I think this was anticipated because we were looking at inflation data, which was moving up, and also almost all of the global markets had interest rates close to zero, which was not sustainable, obviously. So to that extent, we were expecting a bit of interest rate hikes to kick in, although we were surprised by the pace of interest rate hikes because Russia, Ukraine was something which we had not forecast at that point of time. All those things happened. But definitely the higher valuations and the expectations of interest rate hikes was something that we were worried about. And accordingly, we were a little bit more cautious on the markets. That helped us actually. हर्षा, अगर हम इसी मार्केट की बात करें, हमने करीबन जून 17 को लो देखा बाजार का, वहां से एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी भी हमने मार्केट्स में देखी। करीबन 17% का इजाफा निफ्टी में हुआ। अब थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट फिर से शुरू हो गई है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स। वेयर डू यू सी मार्केट्स हेडेड नाउ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इज इन द प्राइस नाउ? देखिए, जो 9 मंथ्स के जो टाइम में जो FIS ने जो सेलिंग किया था अक्टूबर 2021 से लेके जून 2022 तक, वो शायद ही वापस देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि थोड़ा बहुत मार्केट में नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी हुआ है। Although what we have seen in the last 2 months is something on the other extreme where they have put in almost about $6 billion. Market will stabilize somewhere in between. I don't think we will see the kind of outflows that we saw between October 21 to June 22, or the kind of flows that are continuing now will continue forever. So somewhere it will balance out. But clearly जो मार्केट के नजर से जो रिस्क दिख रहे थे, इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स या फंडामेंटल्स पे जैसे इम्पैक्ट होगा, कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर्स एक्सेट्रा, आई थिंक ये जो इतने सारे रिस्क फैक्टर्स थे वो शायद काफी हद तक डिस्काउंट हो चुके हैं। वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुका था। आज के वैल्यूएशंस पे मैं वो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो जैसे आपने बताया जून मिडिल में जो वैल्यूएशंस थे उसमें तो काफी नीचे के वैल्यूएशंस थे। उस हिसाब से मार्केट काफी कुछ जो नेगेटिव्स था उसको डिस्काउंट कर चुका था। हर्षा, अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें, तो दे हैव इमर्ज्ड एज द की ड्राइवर्स फॉर द मार्केट। उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया है। जितनी हमने एफआई सेलिंग देखी उतना ही सपोर्ट हमको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से मिला है, और जो गिरावट देखने को मिल सकती थी वो नहीं देखने को मिली। इट इज लिमिटेड टू अराउंड द करेक्शन दैट वी सॉ। ऐसे में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कितना क्रिटिकल रोल जो है वो आगे आने वाले समय में प्ले करेंगे? एंड ये जो FIS का हवा बना हुआ है कि FII के आने से मार्केट यहाँ से यहाँ चली जाती है, you can't see new highs without FII participation, तो ये एक जो हमारे दिमाग में भ्रम है, क्या ये अब धीरे धीरे it is fading away?
देखिए, जो पहले का नोशन था, जैसे आपने बताया कि एफआईआईस आते हैं तो मार्केट्स ऊपर जाएंगे, नहीं तो मार्केट्स नहीं जाएंगे। ये शायद अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टर बेस है और जितना इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, उनके हिसाब से काफी कुछ काउंटर बैलेंसिंग फोर्स आ चुका है डोमेस्टिक फ्लोस में भी। मैं दो तीन स्टैटिस्टिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जी पहला कोविड वेव जो हुआ मार्च और जून 2020 में, जो मार्केट में गिरावट देखने को मिला, उस समय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करीब 65,000 करोड़ वर्थ ऑफ इंडियन इक्विटीज को सेलिंग किया। उस टाइम में मार्केट करीब 32% नीचे आया, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर उस पॉइंट ऑफ टाइम में पैनिक थे और हर एक का सेलिंग था। वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अक्टूबर 2021 से लेके जून 2022 तक 9 मंथ्स में करीब करीब 4 गुना ज्यादा बेचा। करीब करीब 2.5 लाख करोड़ इंडियन इक्विटीज को उन्होंने बेचा है, लेकिन मार्केट सिर्फ 18% नीचे गया उस अवधि में। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो एसआईपी हम बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मंथली इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ हमको ऑलमोस्ट 12,000 से 12,500 करोड़ प्रति महीना इनफ्लोज आ रहे हैं। तो ये एक तरफ से काउंटर बैलेंसिंग फोर्स की तरफ एक्ट किया। तो जो पहले हम मानते थे कि एफआईआई सेलिंग करेंगे तो मार्केट गिरेगा, या वो बाइंग करेंगे तो मार्केट जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कुछ ज्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, वो नोशन अभी नहीं रहा मार्केट में। मेरे ख्याल से अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी उतने स्ट्रांग है जितने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। क्या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का नजरिया बदला है? क्योंकि जब हम पहले के जमाने में करेक्शंस देखते थे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या छोटे निवेशक जो थे वो अपना म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकालते थे, स्टॉक मार्केट में अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वहां से भी पैसा निकालते थे, पैनिक सा क्रिएट होता था। इस समय क्या डिफरेंट रहा इन 8 महीनों में? देखिए, एक तरफ से जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें काफी कुछ बिहेवियरल चेंज देखने को मिलता है इन्वेस्टर बेस में। एक तो उनका इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर और डिसिप्लिन हिसाब से होता है, और दूसरा उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो लॉन्ग टर्म फोकस रहता है। ये दोनों चीज मार्केट के लिए एक तरफ से अच्छा है, क्योंकि ये वोलेटिलिटी को कम कर देता है अगर ये एसआईपी का बहुत ज्यादा फ्लोज होते हैं, और ऑल्सो the experience of the investor is more likely to be better than normal investor, because you are taking a disciplined investment route and a long term focus. तो उस हिसाब से क्लियरली अभी जो लास्ट फ्यू मंथ्स का जो मार्केट मूव है, while volatility has been quite high, but that has been driven mostly by foreign institutional investors selling. But on the other hand, domestic investors have played a very, very critical role in terms of buying at lower valuations and making a portfolio for a longer term, which hopefully over a period of time they will realize the benefits of as you go forward. हर्षा, जैसे आपने कहा कि मोस्ट ऑफ द वर्स्ट इज इन द प्राइस नाउ, तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए निवेशक को? व्हाट आर द स्कीम्स दैट म्यूचुअल फंड स्कीम्स दैट इन्वेस्टर्स शुड रियली ऑप्ट फॉर? क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी तो बाजार में है। यूक्रेन रशिया इज नाउ अ लोकलाइज्ड वॉर, बट इम्पैक्ट इनडायरेक्टली तो हमारे पे भी आता है। और अब चाइना और ताइवान के बीच में जो बातें चल रही है वो भी एक सिनेरियो है जो वो अनफोल्ड हो सकता है आने वाले समय में। तो ऐसे में अगर कोई निवेशक जो है वो अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता हो म्यूचुअल फंड्स के जरिए, तो कैसे कैसे फंड्स में उनको इस समय निवेश करना चाहिए? देखिए, very rarely you will get a period in the markets where there are no concerns and everything is positive, everything is full of clarity. I think वैसे सिचुएशन अगर मिल भी गया तो वैल्यूएशन इतने महंगे होंगे कि शायद वहां पे इन्वेस्ट करना इतना अच्छा रिटर्न्स भी शायद नहीं मिलेगा। हर बार हर एक इन्वेस्टर्स को यही देखना है कि क्या, मतलब आज के मार्केट में जितने भी क्लैरिटी है वो सफिशिएंट है लॉन्ग टर्म कॉल लेने के लिए या नहीं, या वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म के हिसाब से कितने सही है नहीं है, ये सब चीजें देखना है। तो अगर उस चीजों को हम देखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिव्स आज के दिन में है जो वैल्यूएशन में डिस्काउंट नहीं हुआ है। हो सकता है जो अननोन रिस्क आएंगे उसके हिसाब से मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ सकता है, लेकिन जो नोन रिस्क है जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया या इन्फ्लेशन रिस्क है,
ये मोर और लेस डिस्काउंटेड है, और जैसे हमने देखा है कमोडिटी प्राइस करेक्शन इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल in the recent times, it points the fact that inflation should moderate over the next few months. अगर वो होता है तो उसके हिसाब से फिर इंटरेस्ट रेट में जो इंक्रीज हम देख रहे हैं वो भी शायद नहीं होगा उस पॉइंट से। तो ऑल इन ऑल हमारे हिसाब से एक्चुअली जून के लेवल तो बहुत ही अच्छे लेवल्स थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, वहां से मार्केट ऑब्वियसली ऊपर आया है, लेकिन ये भी इतने ज्यादा महंगे मार्केट्स नहीं है वैल्यूएशन के हिसाब से। अभी भी स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स करना बनता है इस मार्केट में भी, और इक्विटीज एज इट इज शुड बी लुक्ड एट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो एटलीस्ट करीब करीब 3 से 5 साल के निवेश का होराइजन रखना चाहिए। और कैसे फंड्स में इन्वेस्ट करना है, ये तो देर इज नो वन साइज फिट्स ऑल काइंड ऑफ अ सोल्यूशन। तो जैसे हर एक पर्सन का रिस्क टॉलरेंस, रिस्क एपेटाइट, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, लिक्विडिटी नीड्स, ये सब अलग अलग होते हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है। लेकिन ब्रॉडली अगर वैल्यूएशन और ग्रोथ को देखेंगे तो मार्केट में लगता है कि लार्ज कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स में अभी इन्वेस्ट करना इतना रिस्की नहीं लगता है, क्योंकि एक तरफ से करेक्शन भी हो चुका है, और ये जनरली लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम्स में स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहता है। मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वहां पे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वहां पे करेंगे तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहे। जब मार्केट ऊपर नीचे जाते हैं तो मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, और स्पेशली एक कैटेगरी के फंड्स लास्ट 2 साल में काफी अच्छे किए हैं, तो उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी हर लेवल पे आ सकता है। लेकिन अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल या 5 साल या उससे भी ज्यादा है, तो क्लियरली इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट, फंडामेंटल्स आर वेरी मच इन प्लेस। जैसे जैसे ग्लोबल कंसर्न्स फेड आउट होंगे तो इंडिया विल डेफिनेटली emerge as one of the very strong investment destinations for everyone. Corporate fundamentals are in much better shape than we had ever seen in the last few years. So overall हमें लगता है कि आज के दिन में कोई भी फंड में कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा रिस्क अवर्स है तो शायद लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में करना बेटर है। अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, तो वो जरूर मिड एंड स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं। हर्षद, कौन से ऐसे थीम्स है, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो आपको अच्छे लग रहे हो, जो आपको लगता है कि जो आने वाला बुल फेज होगा फॉर मार्केट्स टू गो हायर एंड सेट न्यू रिकॉर्ड्स फॉर इटसेल्फ, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो आपको अच्छे लगते हैं लुकिंग इनटू द फ्यूचर? Clearly, at this point of time, growth in India has been much more stable, and also when you look at next few years, it remains to be in a healthy expectation range as compared to global growth. And also जो इन्फ्लेशन का रिस्क है वो वेस्टर्न मार्केट्स के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स वहां पे बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इंटरेस्ट रेट हाइक्स जो भी होंगे नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में वो वेस्टर्न मार्केट्स में ज्यादा होंगे, इंडिया में कम होंगे। So looking at all of these issues, we are focusing on domestic businesses more than export stories or international companies. So to that extent, our focus will be in sectors which are likely to do better when Indian growth starts to normalize and gain momentum from there on. So valuations भी जहाँ पे नीचे हैं, mostly domestic segments में valuation as compared to let's say export oriented sectors like IT etc are much lower. तो वहाँ पे हमारा ज्यादा ध्यान है। तो banking and financials, industrials, many of the manufacturing segments such as automobiles, cement, chemicals, these are some of the areas where we have been looking to keep overweight exposure, and also we'll be looking at increasing some of these weights if there is a meaningful correction going forward, because we believe that as and when the market stabilizes, these pockets will offer better risk reward as compared to some of the stories which are closely linked to international markets or export markets, that is IT. And also some of the other domestic stories which are more secular in nature. For example, FMCG हो गया या any other consumption related sector हो गया, वहाँ पे valuations अभी भी बहुत महंगे हैं historical as well as relative basis पे।
तो वहां पे हमें नहीं लगता है कि इतना ज्यादा री-रेटिंग का चांसेस है गोइंग फॉरवर्ड. While that may give you stability in the short term, it may not give you much better returns than some of the sectors that I mentioned, which can give you possibility of re-rating. So that is what these are. हर्षा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो फर्स्ट क्वार्टर की आई उससे आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? क्योंकि मिक्स्ड अर्निंग्स सीजन था इस बार, कुछ कंपनी से बड़े बेहतर नतीजे भी अनाउंस किए, लेकिन ये क्वार्टर बड़ा वोलेटाइल भी रहा इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, इनपुट कॉस्ट ऑफ बीइंग ऑन द हायर साइड. सो डू यू एक्सपेक्ट कि जो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 अर्निंग्स होंगी, कुछ इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा ऑन द अर्निंग्स इन द मार्जिन फ्रंट दैट विल कंटिन्यू फॉर सम मोर क्वार्टर्स? देखिए, जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में देखने को मिला वो तो एक तरफ से थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड ही था कि इन्फ्लेशन के चलते हुए कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर के रीजन से प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वही हमको देखने को मिला है. तो ओवरऑल अर्निंग्स अगर हेडलाइन लेवल पे देखते हैं तो शायद हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ही था. और अगर फाइनेंशियल ईयर 23 का एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं, वहाँ पे भी अर्निंग्स डाउनग्रेड देखने को मिला, करीब 1 से 3% का डाउनग्रेड जनरली देखने को मिला है. ये सिचुएशन हमें लगता है कि सितंबर क्वार्टर में भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि जो हायर लेवल के इन्वेंट्रीज होंगे वो पूरा यूज्ड अप नहीं होंगे. कहीं कहीं मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा, कहीं कहीं इन्वेंट्री लॉसेस भी देखने को शायद मिलेगा. But we believe that if inflation moderates as we are expecting from here on, then December quarter onwards things should reverse quite meaningfully. इसलिए जो शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिटेबिलिटी पे जो प्रेशर है उसको इग्नोर करके हमें ऐसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जो फाइनेंशियल ईयर 24 या उसके बियॉन्ड जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, वहां पे कौन से कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे या इंक्रीज कर पाएंगे, उस पे फोकस होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन आवर पोर्टफोलियोज. So whatever volatility you will see for the next few months should be an opportunity to add to your portfolio rather than panicking at this point of time. क्योंकि जितना negatives हैं वो शायद काफी हद तक डिस्काउंट हो चुके हैं. अगर हम इंडिया की ट्रेड डेफिसिट की बात करें, वहां पे हमने रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट देखा. एक्सपोर्ट्स जो है वो 19 महीने के बाद थोड़ा बहुत गिरावट वहां पे देखने को मिली, और एक्सपोर्ट मार्केट उतना अच्छे रहने की भी उम्मीद नहीं है, बिकॉज यूरोजोन में हो सकता है कि रिसेशन फियर्स है और आ भी गया है, बिकॉज many of the analysts are saying that recession is already there in the US. तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये एक बड़े कंसर्न्स बन सकते हैं या फिर ये भी प्राइस में डिस्काउंटेड? देखिए, as I mentioned earlier, global growth is going to be slow, and in some regions it has already entered recessionary phase. It could enter in some other regions. So to that extent, businesses that are closely linked to international growth will get impacted to a certain extent. And that you have to take care of through your portfolio positioning. And as far as domestic growth is concerned, it's still one of the highest growth areas in the overall context, I would say. When you look at the globe, there are very few countries which are growing at 6% plus. So it'll definitely be one of the high growth regions. But yes, there are also global risks. You will have to balance that out while constructing your portfolio. ऑटो स्पेस की बात करते हैं हर्षा. ऑटो पिछले 2-3 सालों में दे वर अंडर परफॉर्मर्स, बट पिछले 5-6 महीने में ऑटो इज आउट परफॉर्मिंग द ब्रॉडर मार्केट्स. ऑटो स्पेस में कौन से ऐसे की ट्रिगर्स है दैट इज मेकिंग यू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर? देखिए, अगर आप ऑटो सेक्टर देखते हैं, पैसेंजर व्हीकल स्पेस इज द वन वेयर वी आर मोस्ट बुलिश ऑन, क्योंकि यहाँ पे आजकल जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं सब पे ऑलमोस्ट वेरी हाई लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिला है. बुकिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हर एक जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं. इस मार्केट में हमें लगता है कि जो प्राइसिंग का जो कंसर्न्स थे मार्केट में, कमोडिटीज प्राइसेस ऊपर जा रहे थे और pricing पे pressure था because demand was quite slow. I think those concerns will be behind us as we go forward. If you look at commodity cost pressure, as I said, even for automobile industry, sometime during that October to December period is when
we expect things to normalize, तो margins फिर higher level पे जाना चाहिए. और एक कंसर्न था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो चिप शॉर्टेज था सेमीकंडक्टर्स के शॉर्टेज के चक्कर में, वो भी शायद धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना चाहिए. तो दो तीन जो बड़े कंसर्न्स थे वो नॉर्मलाइज होने की आशंका है करीब 1 या 2 क्वार्टर्स में. और डिमांड जो देखने को नहीं मिला था अभी तक, जितना स्ट्रेंथ दिखना चाहिए था, वो भी अभी जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस को अगर आप फोकस रख के एनालाइज करते हैं तो देखने को मिल रहा है. तो हमें लगता है कि ग्रोथ भी वापस आ रहा है और मार्जिन्स भी 1-2 क्वार्टर के बाद इंप्रूव होना चाहिए. तो वैल्यूएशंस भी महंगे नहीं है इस सेक्टर में, क्योंकि जैसे आपने बताया करीब करीब 5 या 6 साल तक ये सेक्टर्स अंडर परफॉर्म किए हैं. तो उस हिसाब से यहाँ पे लगता है कि एक ओवरवेट पोजीशन बना के रखने से आपको नेक्स्ट 3-5 साल में अच्छे और परफॉर्मेंस मिल सकता है. बैंकिंग स्पेस में आपको पीएसयू स्पेस कैसा लगता है? क्योंकि वहां पे हमने कुछ मोमेंटम देखा. कुछ कंपनीज है जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग नाउ एंड दे आर डूइंग वेल. पीएसयू स्पेस एज सच, वुड यू से दैट कि ये एक स्पेस है जहां पे हमको कुछ एक आने वाले समय में मोमेंटम देखने को मिल पाएगा? ओवरऑल बैंकिंग पे हमारा ओवरवेट एक्सपोजर है. हमें लगता है कि बैंकिंग स्पेस शुड डू वेल, बट आवर फोकस इज ऑन मोस्टली लार्ज बैंक्स, बोथ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर. बिकॉज हमें लगता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, जिस बैंक्स का कासा रेशियो अच्छा है, जो सेविंग्स और करंट अकाउंट के जो रेशियो है वो ज्यादा है, तो उस बैंक्स ज्यादा अच्छे करते हैं इन हाई इंटरेस्ट एनवायरनमेंट. क्योंकि जो बैंक्स मार्केट से जो लोन उठाकर डिपॉजिट के बदले में जो लोन पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे स्प्रेड्स का काफी कंसर्न आ सकता है. तो ये स्टेज पे हमें लगता है कि लार्ज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स will be the way to really build your portfolio within banking segment. So that should do well. What should be the mix of the portfolio in the sense that कितना आपका portfolio का हिस्सा large cap में जाना चाहिए, कितना mid cap, कितना small cap, and other financial assets? Okay, again, there is no one uniform ratio that we can mention for all investors. Generally, those who are younger, who can take more risk, who have no liquidity needs immediately, उनको मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा टिल्ट रखने से कोई इश्यू नहीं होता है. लेकिन अगर if somebody has liquidity needs coming up, or who has no stable income, for example, who is relying on the retirement income, etc., those are the ones who do not really want to take larger risk in terms of downside in equity markets. For them, I think it's better to go to fixed income or a lower equity exposure. And definitely those who come into equity from this category should also tilt it more towards large and flexi cap category, because that's where it will be a lot more stable than mid and small caps. हर्षा, हमने लेटली देखा है कि कुछ ऐसे नए निवेशक, कुछ यंग पीपल जो मार्केट में आ रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि जब हम we want aggressive investments and we want to invest directly into the stock market, not through mutual funds. लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं आपका रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं लिमिट होता है, कहीं ना कहीं कम होता है. पर उनके मन में ये सवाल हमेशा आता है, why should we go for mutual fund? तो आप क्या सलाह देंगे ऐसे निवेशक को जो एक नया निवेशक है, जिसके पास पैसा है to invest and he is aggressive and he wants quick bucks, quick returns? So what is your advice to such people? Generally, people say they want aggressive investments, but that is true only as long as markets are going up. Yeah. The day markets start to fall, they say they want very conservative investments. In an individual portfolio, if you are glued on to the markets, if you are able to research well, if you are able to focus on business fundamentals, valuations, then obviously you will be able to change your portfolio. But rarely you will be spending 24/7 on your portfolio. You will also be doing some other work of yours. So to that extent, getting a professional research inputs through mutual funds would be the right way to diversify your risk and also not too worried about market ups and downs. But yes, I mean, if an investor is able to dedicate himself or herself in terms of finding stocks
understanding valuations, understanding the risks and challenges in the market, and is able to navigate through market volatility, they can definitely do it themselves. But for most investors who cannot devote such time for this activity, it is better to go through mutual funds. और क्या उस इन्वेस्टर को उम्मीद रखनी चाहिए कि जो past historical performance of any of the mutual funds, if we take, because the 2 and 3 years were very good for the markets, so अच्छे returns दिया, 30 plus 35% plus returns on mutual fund investment. क्या ऐसे returns की उम्मीद ही रखनी चाहिए या फिर we should tame down the target a bit, because ऐसा नहीं है कि market हमेशा इतना ही perform करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पास्ट परफॉर्मेंस देख के तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो हुआ है वो शायद आगे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिटर्न्स देखेंगे कोविड लो से अब तक करीब करीब 2 साल का रिटर्न्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स है, क्योंकि कोविड में मार्केट नीचे गया था और वहां पे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वो उसमें अच्छे इंक्रीजेस देखने को मिले हैं। लेकिन हो सकता है कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो लेवल्स हैं या वैल्यूएशन लेवल्स, वहां से अगर आप 2 साल के लिए कोई फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो शायद ही उस टाइप का रिटर्न मिल भी सकता है, लेकिन उसको मतलब मिलेगा ही सोच के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जनरली मार्केट में यही देखना है कि अगर इन्फ्लेशन X% है तो कौन से ऐसे एसेट क्लासेस हैं जो X% से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। उसमें क्लियरली इक्विटी विल स्टैंड आउट, बिकॉज when you invest for long term, equities are generally seen to be outperforming inflation. While there would be volatility on a intra-year or in the interim, but overall, if you're a long-term investor, even with that volatility, you are likely to beat inflation, and that should be the goal, rather than looking at what has happened in the recent past and extrapolating that. One last question, Harsha. इस environment में जहाँ metals में हमने deep correction देखा, आपको लगता है कि ये स्पेस जो है अब थोड़ा बहुत संभल चुकी है and there's a possibility of more recovery in this space, या फिर आप global commodity stock से या domestic commodity stock से दूर ही रहेंगे and you'll focus on more on local cyclicals? We would rather focus on local cyclicals than global commodities, because as I mentioned during the interview, global growth is still looking hazy. There are concerns in various regions of what will happen to growth. And as long as those concerns are there, global commodity prices may remain volatile or may see more downside. Although Indian metal companies or commodity companies have streamlined their balance sheets, they're in a much healthier financial state today. But their volatility will be driven by what happens in the global demand and supply and global prices. So to that extent, I would say that it's better to focus on local cyclicals where we have already seen some sort of a stabilization in terms of growth rates. And also, if we expect inflation to moderate going forward, these are the pockets which should do much better than global cyclical. So our advice would be to focus on local cyclical. बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. Thank you very much for being with us. Pleasure speaking with you, sir. Thank you. धन्यवाद.